अपना घर, अपनी ज़मीन और अपना आसमान, इसका सपना तो हम सब देखते हैं और सपना देखना भी तो चाहिए, क्योंकि सपना देखेंगे तभी तो पूरे होंगे। तो चलिए आपको आपके सपने के थोड़ा और करीब ले चलते हैं। हेलो हाय नमस्कार, मेरा नाम है प्रिया और आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हाउस दैट के एक और रिफ्रेशिंग एपिसोड में। अब हाउस दैट में आप आ ही गए हैं तो आपको लगे हाँ तो ये भी बता देते हैं कि हाउस दैट रियल एस्टेट का एक ऐसा शो है जहां आपको प्रॉपर्टी से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी मिलती है। फिर चाहे वो लग्जूरियस हाउस की बात करें, वो अफोर्डेबल हाउसेस की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात हो, रिटर्न्स की बात हो, आपको मिलेगी सब बातों की पूरी जानकारी और साथ में आपके सवालों के जवाब भी ज़रूर दिए जाएंगे। तो चलिए अपना शो शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले हमारे सेगमेंट में क्या खास है ये भी जान लेते हैं। बीते कुछ सालों में नोएडा का जो रूप हमने देखा है, जो बदला हुआ स्वरूप देखा है, वो काबिल तारीफ है। हर जगह कंस्ट्रक्शन, हर जगह ऊंची ऊंची इमारतें। तो चलिए हमारे अगले सेगमेंट में जिस प्रोजेक्ट ने जगह बनाई है इन द स्पॉटलाइट में, एक बार उससे भी रूबरू हो जाते हैं। सो लेट्स चेक इट आउट। हाउस दैट की टीम आ पहुंची है नोएडा एक्सप्रेसवे पे, जहां बहुत सारा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, लेकिन हमारी नजर पड़ी एसके उड़ान पे। तो जानते हैं इस प्रोजेक्ट में क्या खास है, सैंपल फ्लैट में क्या तैयार किया गया है और एक्चुअल फ्लैट कैसा दिखता है और कंस्ट्रक्शन किस तरीके से किया जा रहा है। सो लेट्स चेक इट आउट। एसके उड़ान की लोकेशन है सेक्टर 143B नोएडा। ये है एसके उड़ान का सैंपल फ्लैट। जब मैंने टूर कर ही लिया था तो भला आप कैसे अछूते रह सकते हैं। चलिए आप भी घूम लीजिए। एसके उड़ान के सैंपल फ्लैट को देख के दिल बाग बाग हो गया। बड़ी खूबसूरती से सैंपल फ्लैट को तैयार किया गया है और सबसे अच्छी बात यह है कि हर जगह को, हर कोने को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया गया है। और हाँ, साथ में एक एक्चुअल फ्लैट भी दिखाया गया है, ताकि आप भ्रमित ना हो जाएं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सैंपल फ्लैट में जो दिख रहा है वो हमें वैसे ही मिलने वाला है। ये काम बिल्डर ने बड़ी समझदारी का किया है। इसमें आपको अलग अलग साइजेस के कॉन्फ़िगरेशन मिलेंगे, यानी कि अपार्टमेंट्स के साइजेस अलग अलग मिल जाते हैं। तो चलिए एक बार उन साइजेस पे भी सरसरी निगाह डाल लेते हैं। 3 BHK और 3 BHK प्लस स्टडी के साइजेस अवेलेबल हैं। सबसे पहला साइज आता है कार्पेट एरिया 70.60 स्क्वायर मीटर का, जिसमें टोटल एरिया मिलता है 120.79 स्क्वायर मीटर का। कार्पेट एरिया 73.73 स्क्वायर मीटर, जो कि टोटल एरिया में तब्दील होता है 132.38 स्क्वायर मीटर में। कार्पेट एरिया 87.28 स्क्वायर मीटर का, टोटल एरिया 148.62 स्क्वायर मीटर का। कार्पेट एरिया 90.10 स्क्वायर मीटर का, टोटल एरिया बन जाता है 157.99 स्क्वायर मीटर का। कार्पेट एरिया 103.82 स्क्वायर मीटर का, टोटल एरिया 176.7 स्क्वायर मीटर का। अपार्टमेंट में और भी बहुत सारी सुविधाएं मिल जाती हैं, जैसे वीडियो फोन और मेन डोर, फॉल सीलिंग इन कॉर्नर्स ऑफ लिविंग रूम। वार्डरोब में आपको पार्टिकल बोर्ड्स मिल जाएंगे, जो कि सारे बेडरूम्स में अवेलेबल है। इंपोर्टेड मार्बल फ्लोरिंग आपको लिविंग रूम में मिल जाती है। इसके अलावा डाइनिंग, किचन और एंट्रेंस लॉबी, शावर एरिया को सेपरेट किया गया है फिक्स्ड ग्लास पार्टीशन से। वॉल माउंटेड EWC एंड मिरर एंड टार रैक मिल जाता है। नोएडा सेक्टर 142 एंड 143 मेट्रो स्टेशन जो है वो सिर्फ 500 मीटर दूर है। वहीं नोएडा सेक्टर 144 एंड 137 मेट्रो स्टेशन 2 किलोमीटर की दूरी पर है। नोएडा एक्सप्रेसवे 200 मीटर और DND फ्लाईवे 15 किलोमीटर की दूरी पर है। हॉस्पिटल्स की बात करें तो फिलिक्स हॉस्पिटल 2 किलोमीटर की दूरी पर है। JP हॉस्पिटल के लिए तय करनी होगी आपको 6 किलोमीटर की दूरी। यथार्थ हॉस्पिटल भी 6 किलोमीटर की दूरी पर है। वहीं अपोलो हॉस्पिटल के लिए आपको 16 किलोमीटर ट्रैवल करना होगा और फोर्टिस हॉस्पिटल भी 16 किलोमीटर की दूरी पर मिलेगा। शॉपिंग करनी है तो मॉल्स का भी पता लगा लेते हैं कि वो कितने पास कितने दूर हैं। एडवेंट नेविस पार्क 500 मीटर की दूरी पर है। गुलशन 129 मॉल 5 किलोमीटर की दूरी पर है। मॉल ऑफ इंडिया के लिए तय करनी होगी 14 किलोमीटर की दूरी। GIP मॉल भी 14 किलोमीटर की दूरी पर है। गार्डन गैलेरिया भी 14 किलोमीटर की दूरी पर है। ग्रैंड वेनिस मॉल के लिए 15 किलोमीटर चलना होगा और लॉजिक सिटी सेंटर मॉल है 14 किलोमीटर की दूरी पे। यूनिवर्सिटीज यानी कि अगर बच्चे हैं तो पढ़ाई लिखाई की जगह कितनी दूर है ये भी पता करनी जरूरी है। MIT यूनिवर्सिटी 10 किलोमीटर की दूरी पर है। बीमिटेक 11 किलोमीटर की दूरी पर है। वहीं गलगोटिया भी 11 किलोमीटर की दूरी पर है। शारदा यूनिवर्सिटी 14 किलोमीटर की दूरी पर है। गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी के लिए 16 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी और नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी
21 किलोमीटर की दूरी पे है। बच्चों के स्कूल्स भी आसपास मौजूद हैं। उनमें अगर देखा जाए तो शिव नादर और द श्री राम मिलेनियम 6 से 7 मिनट की दूरी पर है। जेनेसिस ग्लोबल स्कूल के लिए 14 मिनट की दूरी तय करनी पड़ेगी। डीपीएस नोएडा 15 मिनट में आप पहुंच सकते हैं। वहीं जेबीएम इंटरनेशनल स्कूल भी 15 मिनट में ही पहुंच जाएंगे। लोटस वैली स्कूल के लिए 20 मिनट की दूरी तय करनी होगी और स्टेप बाय स्टेप स्कूल के लिए 12 मिनट की। प्रोजेक्ट घूमने के बाद अब वक्त हो गया है हमारे अगले सेगमेंट का। इन द कॉन्वर्सेशन में मुलाकात करेंगे एक स्पेशल गेस्ट से जो बताएंगे कि कैसे रियल एस्टेट बना उनका पैशन, कैसे कमाया उन्होंने बहुत सारा नाम और आज हर जगह पे कैसे उनका नाम शुमार है। सो लेट्स टेक अ लुक। नोएडा, ग्रेटर नोएडा से गुजरते हुए अक्सर आपने बिल्डिंग्स पे एक नाम पढ़ा होगा, गॉड्स। लेकिन गॉड्स सिर्फ नाम नहीं है, एक ब्रांड है, एक विजन है, एक पैशन है और इसके पीछे कितना हार्ड वर्क है ये सब जानेंगे हाउस दैट में। तो चलिए सबसे पहले मुलाकात करते हैं मिस्टर मनोज गौड़ से। सर, थैंक यू सो मच हमें अपना वक्त देने के लिए। वैसे जैसे डॉन को 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही होती है ना, मैं पिछले 1 महीने से आपको ढूंढ रही हूँ। नहीं, ऐसा मतलब लेकिन फिर भी आपने इतना वक्त निकाला, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो ये बताइए आपकी रियल एस्टेट ही क्यों चुना आपने? देखिए, ये आप कह सकते हैं कि फैमिली में जो है हमेशा से सिविल इंजीनियरिंग का जो है वो रहा। मेरे फादर जो है वो रेलवे में सिविल इंजीनियर थे और उन्होंने वहाँ से फिर वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके कुछ काम स्टार्ट किया। तो जब हम कॉलेज में थे तो वैसे मैं बीएससी कर रहा था, उसके बाद एलएलबी करी और साथ में इंजीनियरिंग भी कर रहा था थ्रू एएमआई जो है। तो वो हमेशा एक इंटरेस्ट जो है रियल एस्टेट में रहता था और फादर ने स्टार्ट किया। फिर हमने जब कॉलेज इन बिटवीन आफ्टर कंप्लीटिंग द बीएससी और एलएलबी के बीच में ये गॉडसन्स कंपनी बनी 95 में जो है और फिर वहाँ से ये सफ़र जो है स्टार्ट हुआ। एक तो क्या है कि आप एक बहुत ही जो एक बेसिक चीज़ है जी, पूरी सिविलाइजेशन में, रोटी, कपड़ा और मकान। जी बिल्कुल। तो आप इन तीनों बिजनेस से अगर कहीं ना कहीं जुड़े हैं तो इसकी ग्रोथ कभी ख़त्म नहीं होती। और एक बहुत ही ऑस्पिशियस आपका बिजनेस भी है कि किसी को आप घर दे रहे हैं। ये घर देना एक बहुत बड़ी बात है। इट्स ऑल्सो वेरी क्रिएटिव ऑल्सो। एवरी टाइम आपको एक नया लैंड, पीस ऑफ लैंड ढूंढना है, उसके बाद फिर क्या उसके अंदर बनना है जो सभी लोगों को पसंद भी आए और वो एक बहुत लंबे टाइम तक वो बिल्डिंग रहती है, 50 साल, 60 साल, 70 साल, उसलिए उसको आपको डिज़ाइन करना है। तो एवरी टाइम क्रिएटिविटी जो आप कह सकते हैं वो बहुत थी, इसके अंदर बहुत कुछ लर्निंग थी। तो ये उस तरह से चलता रहा, पैशन धीरे धीरे ये बढ़ता रहा जैसे। तो ये आपका पैशन रहा टोटली? हाँ, क्योंकि इस ब्रांड को क्रिएट करने वाले आप हैं, तो इसके पीछे आपका जो विजन है वो क्या रहा? क्या आपने कभी सोचा था कि बहुत बड़े बड़े बिल्डर से जब आप मार्केट में आए तो ऑलरेडी ऐसा नहीं था कि नया मार्केट था, लेकिन आपको ये कैसे पता था कि आप ये कर पाएंगे कि आज जितनी बिल्डिंग्स नोएडा, ग्रेटर नोएडा में अच्छी बिल्डिंग्स में ये कहूँ कि जो दिखाई देती है उस पर गॉड्स लिखा हुआ रहता है, ये देख के आपको कैसा फील होता है? सर देखिए, ब्रांड तो कभी भी ऐसा कुछ सोच के नहीं बनाया था। जो भी हाथ में हमारे काम था उसमें एक ही था कि उसको हमें जो भी हमने प्रॉमिस किए और टाइमली उसको डिलीवर किया। आज हम कहीं भी हैं तो ब्रांड है या नहीं है तो खैर लोग ही डिसाइड करते हैं क्या चीज़ है। जो आपके कमिटमेंट हैं और क्वालिटी है और जो टाइमली डिलीवरी है एंड डिसिप्लिन इन द जो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, चाहे फाइनेंशियल में हो, और नई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है, तो ये सारी चीज़ें हम लगातार करते रहे और आज भी जो है हम कर रहे हैं जो है। तो आई थिंक उसी से एक ये विश्वास बना और इतना वॉल्यूम के जो हमारे पास सबसे बड़ी आप कह सकते हैं एक चुनौती थी 2010 के बाद कि कंपनी का वॉल्यूम एकदम बहुत बढ़ गया। उससे पहले हम 100-200 फ्लैट के प्रोजेक्ट करते थे, फिर इंदिरापुरम में स्टार्ट किया तो अराउंड 700 फ्लैट्स आए। वो भी काफ़ी बड़ा हमारे लिए था। जहाँ जिसमें ये ऑफिस है ये भी हमारा करीब 500 अपार्टमेंट का था। तो 500-700 अपार्टमेंट हम हैंडल कर रहे थे। अचानक एक अपॉर्चुनिटी मिली कि पूरी टाउनशिप ही बनानी, ऑल्दो उससे पहले हम क्रॉसिंग्स कर रहे थे जहाँ पर भी 15,000 फैमिली थी। तो वहाँ का एक एक्सपीरियंस जो हमें आया और 2010 ऑनवर्ड्स जो गॉड सिटी ने जो किया तो उससे फिर बहुत जो है एक वॉल्यूम था और एक बड़ी जिम्मेवारी भी थी कि अगर इतना कमिटमेंट कर रहे हैं हज़ारों लोगों को, एक टाउनशिप के अंदर ही 30,000 फैमिलीज़ हैं, तो उसको कैसे जो है अडॉप्ट करना है, क्या टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी है और टाइमली डिलीवरी कैसे करनी है। तो हमेशा सारा ध्यान, फोकस और सारा कमिटमेंट, सारा हार्ड वर्क उसी में लगा रहा एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, बड़ों के आशीर्वाद से वो सब चीज़ डिलीवर भी हो गई। जितना भी हमारे हाथ में काम था, बड़ा टफ टाइम भी रहा उसके अंदर, तो लेकिन वो सब चीज़ें डिलीवर होती रहीं और ना केवल घर लोगों को मिला, पूरा एक शहर
जो आप कह सकते हैं वो मिल बिल्कुल गया। बिल्कुल, शहर बसाया है आपने, बहुत सारे लोगों को घर दिया है। सर वैसे तो मतलब हर बच्चा बहुत प्यारा होता है, लेकिन आपका कोई फेवरेट प्रोजेक्ट जो आपने बहुत पैशन से बनाया हो आपको और आपने एग्जीक्यूट किया हो? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम प्लान कुछ करते हैं, जब एग्जीक्यूशन आता है वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि काश ये ऐसा नहीं ऐसा होता। तो ऐसा कुछ है या फिर आपने कुछ ऐसा बनाया है जिसको देख के आपको बहुत खुशी होती है? नहीं देखिए, वैसे तो हर प्रोजेक्ट में क्योंकि बहुत मेहनत होती है जी। और क्योंकि बहुत सारी टेक्नोलॉजी टू लोगों की एस्पिरेशन और समय वो चेंज हो रहा है, तो हमेशा यही लगता है कि जो प्रोजेक्ट हमने किया था उसमें और इम्प्रूवमेंट की जो है गुंजाइश थी, और वो हम लगातार कर भी रहे हैं। चाहे हमने नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि पूरी टाउनशिप जब हमने गॉड सिटी को जब हमने डिज़ाइन किया तो खुद ही पर्सनली इसमें इन्वॉल्व करके सिंगापुर के आर्किटेक्ट थे RSP, उनके साथ हमने मास्टर प्लानिंग जब स्टार्ट करी तो एक कॉन्सेप्ट था कि हमने 3 कॉन्सेप्ट इसमें डिज़ाइन किए, वॉक टू वर्क, वॉक टू प्ले एंड वॉक टू स्कूल, कि एक ऐसा शहर बनाए जिसके अंदर गाड़ियों की सबसे कम से ज़रूरत हो और लोग वॉक करके जो है, अगर शाम को वो ऑफिस से 6 बजे भी अगर अपने घर आ रहे हैं, 7 बजे घर आ रहे हैं और वो खेलना चाहें तो डे नाइट एक क्रिकेट स्टेडियम, एक पूरा स्टेडियम 18 एकड़ का स्टेडियम बनाया जी। बच्चे जो है, बच्चों को जो है दूर ना जाना पड़े, तो वॉक टू स्कूल कि बिना ट्रांसपोर्ट के क्या बच्चा स्कूल जा सकता है, तो बिल्कुल टाउनशिप के सेंटर में एक स्कूल बनाया जहाँ आज 5000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं। देन वॉक टू वर्क, करीबन हमने 3 मिलियन स्क्वायर फीट कमर्शियल कॉम्प्लेक्स विद इन द टाउनशिप बनाया, जिसमें मॉल है, ऑफिसेज हैं, रेस्टोरेंट हैं, सिनेमा है, एवरीथिंग। सर आपसे बात करते हुए मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की और मैंने पढ़ा भी था कि आपको स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है। कहीं ऐसा तो नहीं इसीलिए गॉर्स के कुछ जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो अच्छे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, स्पोर्ट्स से कुछ ज़्यादा ही रिश्ता नज़र आता है उनका? देखिए स्पोर्ट्स, क्योंकि मैंने खुद अपना पर्सनली मैं एक स्पोर्ट्समैन रहा हूँ जी। और बचपन में मैंने बहुत जो है, मैं TT का बहुत ज़्यादा, टेबल टेनिस, राइट, ऑल दो सारे स्पोर्ट्स में खेलता था। मैं टेबल टेनिस में मैंने बहुत टाइम अपना डिवोट किया है। तो ये था कि जब भी हम प्रोजेक्ट बनाएं और लोगों को खेल से जोड़ें, क्योंकि बीच में क्या हुआ, कंप्यूटर का इतना ज़्यादा पैशन हो गया कि बच्चे जो है फिजिकल एक्टिविटी जो है वो भूलने लगे। बिल्कुल सही कहा आपने। और हमारे पास ऑप्शन था कि हम गोल्फ बनाएं या मल्टीपल स्पोर्ट्स बनाएं। जी। तो हमने गोल्फ, ऑल्दो ज़्यादा प्रीमियम देता है, सेल बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्फ ज़्यादा बेटर होता है, बिल्कुल बट लोगों की यूटिलिटी के लिए स्पोर्ट्स जो है वो ज़्यादा बेटर। तो हमने मल्टी स्पोर्ट्स पूरा 18 एकड़ को हमने मल्टी स्पोर्ट्स स्टेडियम में बनाया, और जितने भी हम जिम बनाते हैं या छोटे लेवल पे या बड़े लेवल पे जितनी टाउनशिप में, तो स्पोर्ट्स जरूर जो है वो डेडिकेट करते हैं उसको। बिल्कुल, वो नज़र आता है एक्चुअली आपको। मुझे लगा कि आपके विजन में कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स को इनकॉर्पोरेट करना ज़रूर है। सर वैसे तो प्लानिंग आपका बेस्ट पार्ट है और आपका फेवरेट भी, तो फ्यूचर प्लान्स क्या है गॉर्सन्स के? आगे हम और क्या इनोवेटिव चीज़ें देखने वाले हैं? एक तो आपका यमुना एक्सप्रेसवे, हर मतलब इट्स लाइक टॉक ऑफ द टाउन, हर कोई बात करता है उसके बारे में। ऐसा कुछ और या इससे कुछ और बेहतर देखने को मिलेगा? डेफिनेटली मौका मिलेगा, ऑल्दो बहुत लार्ज प्रोजेक्ट आज की डेट में करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, क्योंकि उतना लार्ज रेरा के कंडीशन कह लीजिए या कैपिटल इन्वेस्टमेंट कह लीजिए कि आज की डेट में कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ता जा रहा है। लैंड लेने के बाद भी लगभग आपको 1 साल से 1.5 साल लग जाता है उस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के अंदर। तो लेकिन जो है, हाँ, उस तरह के जो अब एक्सपीरियंस हो गया है बड़ी टाउनशिप्स के अंदर, या जो हमारे डाइवर्सिफिकेशन हमने किया है कि हम खाली रियल एस्टेट रेजिडेंशियल नहीं कर रहे हैं, हम होटल्स भी कर रहे हैं, हम स्कूल्स, 4 स्कूल्स हमारे हो गए वो कर रहे हैं, और ऑफिस बिल्डिंग से वो कर रहे हैं। मॉल्स, ऑलरेडी 2 मॉल्स हमारे हैं, एक मॉल को और कन्वर्ट कर रहे हैं अभी, एक कन्वर्ट का एक डिज़ाइन कर रहे हैं अभी जो है इंटरनेशनल मॉल। तो इस तरह की चीज़ें भी साथ के साथ जो है, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस जो है वो दिया जाए लोगों को, और उसकी जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, हर बार मैंने पहले ही बताया, टेक्नोलॉजी और टाइम लाइन जो, तो किस तरह से एक्सपीरियंस एक क्रिएट किया जाए। तो कई योजना हैं जो अभी पाइपलाइन में चल रही हैं, आने वाले टाइम में भी देखने को मिलेंगी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच वंस अगेन आपके टाइम के लिए। और आपको समझ में आ गया ना कि इस ब्रांड को बनाने के पीछे किसका हाथ है। तो चलिए, बाय। जिंदगी में हर सवाल का जवाब मिल जाए तो कितना मजा है ना? तो चलिए, आपके हर सवाल का जवाब मिले ना मिले, लेकिन प्रॉपर्टी से जुड़े अगर कोई भी सवाल है, उन सब के जवाब आपको जरूर दिए जाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपने अगले सेगमेंट में, डू यू नो। हाउस दैट में आपने पूछे बहुत सारे सवाल, तो चलिए उन सवालों के जवाब जान लेते हैं और चलते हैं अपने एक्सपर्ट अंकित के पास। हेलो अंकित,
थैंक यू सो मच Thank you. हमारे शो पे आने के लिए। तो जो सवाल पूछे गए हैं एक बार उनके जवाब डाल लें आप। जी। ठीक है, तो पहला सवाल ये है जो बहुत सारे लोगों का सवाल था। को वर्किंग के बारे में हमने जान लिया था पहले अपने पुराने एपिसोड्स में, लेकिन ये को लिविंग क्या है और इसके क्या एडवांटेजेस हैं? तो को लिविंग अगेन इज नथिंग बट कोलैबोरेटिव लिविंग। हम लोगों को रेंटेड अपार्टमेंट्स पता है, हम लोगों को हॉस्टल्स पता हैं, लेकिन इन सबके साथ कुछ चैलेंजेस आते हैं। जी। को लिविंग एक ऐसा स्पेस है जहां पर स्टूडेंट हाउसिंग हो, चाहे प्रोफेशनल्स हो, चाहे सिंगल्स हो, चाहे कपल्स हो, सबके लिए फ्लेक्सिबल और ओपन एनवायरनमेंट है जहां पर आपको ना सिर्फ एक बहुत ही बेटर फर्निश्ड रेजिडेंसेस मिलते हैं टू लिव, फ्लेक्सिबिलिटी भी ज़्यादा है। यू कैन हैव अ 1 बेडरूम रूम, यू कैन हैव 2 बेडरूम रूम, यू कैन हैव अपार्टमेंट्स। और जो चैलेंजेस आते हैं सोसाइटीज़ के साथ, जहाँ पर आप देखेंगे बैचलर्स को रूम्स नहीं मिलते, अपार्टमेंट्स नहीं मिलते, मुझे भी नहीं मिल रहा था। एग्जैक्टली इनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। और अगेन अगर आप एक इन्वेस्टर हैं इन्वेस्टिंग इन द को लिविंग स्पेस, तो अगेन रेंटल्स आर मच बेटर देन द नॉर्मल रेजिडेंशियल। अच्छा, अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें जानना चाहूँगी। हिडन चार्जेस, बिल्डर्स बहुत सारे हिडन चार्जेस लगाते हैं, आपको भी हंसी आ गई ना? जी। मतलब एक्चुअली ये हिडन चार्जेस जो है ना वो मेरे तो समझ के बाहर है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं कि जब भी वो प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो एक तो बहुत सारा पैसा लगता है, ठीक है, मतलब ये बात तो सच है कि वो घर मिल रहा होता है उसके बदले में, लेकिन जब बहुत सारे पैसे एक साथ जा रहे होते हैं ना, दिल में बहुत दर्द होता है, ठीक है। लेकिन उस दर्द को ना और बढ़ावा मिल जाता है जब उसमें से हिडन चार्जेस जो है वो और ऐड ऑन हो जाते हैं। तो उससे कैसे बचा जाए और ये हिडन चार्जेस होते क्या है बेसिकली? देखिए, अनफॉर्चुनेटली कई जगह जब आप इंडस्ट्रीज बड़ी होती है तो मैल प्रैक्टिसेस साथ आती हैं। आज की डेट में तो खैर पोस्ट रेरा एवरीथिंग हैज गॉन सो ट्रांसपेरेंट कि आप रेरा के पोर्टल पे जाइए, एवरी स्टेट हैज देयर ओन रेरा पोर्टल, और वहां जाके आपको डेवलपर की दी हुई प्राइस लिस्ट क्लियरली मिलेगी। राइट। तो रिगार्डलेस कि वो मार्केटिंग मटेरियल आपको क्या दे रहे हैं, आपको एक बार रेरा की वेबसाइट पर जरूर जाना चाहिए टू चेकआउट की क्या यूनिट्स हैं, क्या लेआउट्स हैं, क्या प्राइसिंग है। ओके। हिडन चार्जेस में बेसिकली क्या होता था, पोजेशन चार्जेस के नाम पर या एडिशनल चार्जेस के नाम पर आपसे पोजेशन के टाइम पर अलग चार्जेस मांग लेते थे। लेकिन आज किसी भी ब्रोशर को, जो भी ब्रोशर आपको शुरू में दिखाया जा रहा है, अगर उसके ऊपर आपको एक प्राइस दी हुई है 5000 रुपीज स्क्वायर फीट, और उसके बाद में अगर डेवलपर आपसे 1500 रुपीज लेता है तो वो अलाउड ही नहीं है। यू कैन गो आउट टू रेरा एंड यू कैन कंटेस्ट इट इन द कोर्ट, और वो डेवलपर को आपसे वो चार्ज नहीं ले पाएगा। क्या बात, काफी बेहतर हो चुका है। पहले कार पार्किंग के नाम पर आपसे चार्जेस लिए जाते थे, डेवलपमेंट चार्जेस लिए जाते थे। आज आपको चार्जेस लिए जा सकते हैं सिर्फ राइट टू यूज द कार पार्क, दे कैन नॉट सेल यू द कार पार्क। क्या बात है। तो हिडन चार्जेस के पहले इन बातों का ध्यान आपको रखना है कि रेरा के वेबसाइट पे जाके आपको सब कुछ चेक करना है ताकि आपके जो पैसे हैं, जो थोड़े बहुत पैसे हैं, वो बच जाएं एटलीस्ट, है ना? राइट। तो चलिए, अब जो तीसरा क्वेश्चन है वो ये है कि लीगल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जब खास तौर से हम कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं, रियल एस्टेट में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब बहुत सारे पैसे खर्च हो रहे होते हैं, तो उसमें कुछ लीगैलिटीज़ होती हैं। तो उसमें कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बचा सकते हैं? मतलब अगर मैं ये कहना चाहूँ कि टैक्स कैसे बचा सकते हैं, तो कुछ टिप्स देना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल। देखिए, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं क्वेश्चन को। पहला हो गया लीगैलिटी, जहां पर आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो सेफ रहे। राइट। आपके इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि सेफ्टी ऑफ फंड्स, आपका हार्ड एंड मनी है वो बिल्कुल भी खराब ना हो। हम समझ लेते हैं कि रॉ मटेरियल क्या है रियल एस्टेट का। रॉ मटेरियल इज लैंड एंड कंस्ट्रक्शन। जी। तो सबसे पहले आपकी जो लैंड है वो टाइटल उसका बहुत क्लियर होना चाहिए, डिस्प्यूट फ्री होनी चाहिए और पेड अप लैंड होनी चाहिए। आप रेरा की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पर आपको टाइटल डीड मिलेगी किसी भी लैंड की, और वहाँ पर उसकी लैंड के रजिस्ट्री पेपर्स अवेलेबल होंगे जो आपको ट्रांसपेरेंटली दिख जाएंगे कि कितने करोड़ की लैंड है, क्या लैंड है, क्या इस लैंड पे कोई मॉर्गेज लिया गया है, नहीं लिया गया। क्योंकि एक बार लैंड परचेज्ड है 100%, पर उसके ऊपर मॉर्गेज भी आता है। राइट। सेकेंडली, कंस्ट्रक्शन के साथ में प्रोजेक्ट की लीगैलिटीज को ध्यान रखा गया कि नहीं रखा गया। जी। क्या जो प्रोजेक्ट आप ले रहे हैं उसका मैप सैंक्शनड है, अगेन आपको रेरा के पोर्टल में मिलेगा। क्या उसके सारी जो डिजायर्ड एनओसीज हैं, चाहे वो एयरपोर्ट से हाइट एनओसी है, चाहे वो फायर एनओसी है, चाहे वो एनवायरमेंटल क्लियरेंसेज हैं, चाहे वो कंसेंट टू एस्टैब्लिश है, ये सारी की फीचर्स जो हैं ये रेरा की वेबसाइट पर आपको मिलेंगे। और क्या उस प्रोजेक्ट के पास या उस डेवलपर के पास कंस्ट्रक्शन के लिए फंड्स अवेलेबल। जहाँ तक आपने टैक्सेशन का बात करा, आई थिंक इंडिया में अर्ली एज होम बाइंग शुड बी प्रमोटेड। द मोमेंट यू स्टार्ट अर्निंग, द फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज बाय अ होम, बिकॉज यू सेव गुड ऑन टैक्सेस। होम लोन के ऊपर आप ईएमआई पे करेंगे उस पर आपको टैक्स की रिबेट मिलेगी। जो भी आप एक्सपेंसेस होम लोन पे करेंगे उस पर आपको टैक्स की रिबेट मिलेगी। होम लोन इज नथिंग बट प्राइस एट 7 to 8% पर एनम, जो इन्फ्लेशन को इक्वली मैच करता है। राइट। तो वो आपका इन्फ्लेशन से चलता रहेगा, हर साल आपकी 8% तो तनख्वाह बढ़ती ही होगी, आई एम श्योर। सिर्फ उतना ही पैसा आपको लगाना है होम लोन में, और बाकी प्राइस एप्रिसिएशन इज अबाउट 8 to 12%। तो वो आपको असेट बिल्डिंग साथ साथ सिखाएगा। और जो एक्सपेंसेस हमारा यंगस्टर्स कर लेते हैं राइट लेफ्ट वर्क लाइफ हार्मनी के नाम पर, वेकेशंस एंड क्लबिंग, वो बंद हो जाएगी। दोनों चीज़ों का फायदा है। तो आई थिंक दिस इज गुड। और काफ़ी बेनिफिट्स हैं। अगर आप 50 लाख रुपीज़ से कम की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आपको काफ़ी सारी सब्सिडीज भी मिलती है, बिल्कुल, जो अगेन आपके लिए बेनिफिशियल हैं, वेयर योर इंटरेस्ट रेट्स आर रियली लो और आपके लिए एप्रिसिएशन इज इक्विवेलेंट टू द मार्केट।
क्या बात। तो डबल बेनिफिट आपको होता है, विन विन सिनेरियो फॉर बोथ। चलिए, थैंक यू सो मच अंकित, आपने एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई, तो अब आप पैसे बचा सकते हैं। आई एम वेरी श्योर आपको आज का भी हमारा हाउस दैट का ये एपिसोड जरूर पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा ताकि जब भी हम कोई नया एपिसोड लेकर आएँ सबसे पहले आप तक ये खबर पहुंच जाए। लाइक शेयर कमेंट आपको जरूर करना है और ये भी बताना है कि आपको किस शहर की प्रॉपर्टी या फिर रियल एस्टेट में इंटरेस्ट है ताकि हम वहाँ के वीडियोज भी आप तक पहुँचा सकें। तो तब तक के लिए, जब तक मिलते नहीं हम अगले एपिसोड में, मी प्रिया साइनिंग ऑफ। टाटा।